सेल्स तेजी से ग्रो करना शुरू करते हैं और एक ट्यूमर का आकार ले लेते हैं, उसी को हम कैंसर कहते हैं। सो स्क्रीनिंग टेस्ट वो टेस्ट है कि बीमारी का कोई सिम्टम आपको नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म स्मोकर्स हैं जिन्होंने बहुत सिगरेट पी हैं, उनके लिए अब लो डोज सिटी स्कैन आ गया। ऐसी स्त्रियों के स्तन की हम बात करें तो आकार प्रकार में कोई अचानक बदलाव हो, आंतों का बड़ी आंतों का कैंसर, इसमें क्या करते हैं, दूरबीन डाल के देखते हैं बड़ी आंत के रास्ते। Cancer cannot steal our spirit. We are light, we are life. हेलो एंड नमस्ते इंडिया, मैं शालिनी आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, और आज हमारे कैनरीज हेल्थ टॉक में है हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति, एक विज्ञानी जो बहुत हैंडसम है, बहुत अनुभव रखते हैं, डॉक्टर पीयूष अग्रवाल, who is a surgical oncologist practicing here in Paris Hospital, Gurgaon, and he has a rich experience of 17 years and more. So डॉक्टर पीयूष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर पीयूष, आज आप हमारे साथ है, व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, और कैंसर एक बहुत ही जटिल बीमारी है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप एक ओवरव्यू दें, ब्रीफ ओवरव्यू दें हमारे व्यूअर्स को कि कैंसर क्या होता है, क्यों होता है और क्या सिम्टम्स आते हैं बॉडी में। नमस्कार। हमारी बॉडी में हमेशा कॉन्स्टेंटली सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं, पर इनके ऊपर एक इनिबिशन होता है जो बॉडी अपने आप रेगुलेट करती है कि कोई भी सेल कितना ग्रो करेगा और कितने सेल्स ग्रो करेंगे। जब ये इनिबिशन चली जाती है तो सेल्स तेज़ी से ग्रो करना शुरू करते हैं और एक ट्यूमर का आकार ले लेते हैं, उसी को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर बॉडी में कहीं का भी हो सकता है, कई प्रकार का हो सकता है। अब जब हम बात करते हैं कि कैसे आपको ये शक हो कि आपको संभावित ये बीमारी आपके अंदर कहीं पल रही है, हम सबको अपने शरीर का पूरा ज्ञान होता है। हमारे शरीर में कुछ चीज़ें हमारी रूटीन की आदतें हैं, जैसे कि हमारे को पता है कि हमारी जीभ कितनी बाहर आती है, हमारी आवाज़ कैसी है, हमें खाते वक्त क्या चीज़ें लगती हैं, क्या चीज़ें नहीं लगती हैं, हम मोशन कितनी बार जाते हैं, हमारे फीमेल्स के पीरियड्स कैसे हैं, उनके ब्रेस्ट का साइज़ आकार क्या है। अगर किसी भी आपकी रूटीन आदत में बदलाव हो, जैसे कि आपकी ज़ुबान पहले बाहर आती थी, अब आनी बंद हो गई, आप सही बोलते थे, तोतला बोलना शुरू हो गया, मुंह में से अचानक बहुत बदबू आने लग गई, डिस्पाइट कि आप रोज़ मंजन करते हैं फिर भी आपके मुंह से बदबू आ रही है, आपकी आवाज़ में कोई बहुत बदलाव आ गया जो कि सडन बदलाव है, कोई कारण नहीं है जिसका, कहीं शरीर में गांठ है, कोई ऐसा घाव है जो भर नहीं रहा। अब मुंह में कई बार आपके हम छोटे छोटे घाव होते हैं, बड़ा कॉमनली हम जिनको हमारा पेट कभी खराब होता है उसकी वजह से घाव हो जाते हैं, तो वो अच्छा अल्सर्स को लोग ट्रीट कराते रहते हैं महीनों। अगर कोई भी ऐसा घाव है जिसकी आप दवाई ले रहे हो, आप डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई लिखी और उस दवाई से 15 दिन में उस घाव पे असर पड़ना शुरू नहीं हुआ, तो आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो कैंसर हो। ऐसी स्त्रियों के स्तन की हम बात करें तो आकार प्रकार में कोई अचानक बदलाव हो, निप्पल अपने आप अंदर चला जाए, जो चमड़ी है उसमें सूजन आ जाए, दाने पड़ जाएं, घाव हो जाए, कहीं कोई गांठ मिले स्तन में या स्तन के बगल में, जो हम एक्जिला कहते हैं, निप्पल में से कोई डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए जो कि खून में, जिसमें से खून आ रहा हो या खून के साथ मिक्स्ड हो, या अचानक आना शुरू हो जाए जो आपके पहले नहीं आ रहा था, तो इस तरीके का कोई भी बदलाव है तो हो सकता है आपके स्तन में कहीं कोई गांठ जो है कैंसर के रूप में आ रही हो। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जाकर के ऐसी कोई स्थिति आती है तो डॉक्टर को दिखाएं। अगर हम बात करें फेफड़ों की, तो आपको अचानक खांसी आना जो कि खांसी दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, बलगम में खून आना, ऐसी कोई भी चीज़ हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को जाके एक बार ज़रूर दिखाएं, क्योंकि शक है कि हो सकता है कि कोई बीमारी आपके पल रही है। पेट में जैसे आपके पेट फूलना शुरू हो जाए, स्त्रियों के लिए खासकर पेट फूलना शुरू हो जाए, आपकी माहवारी जो है जो पहले नियम से आ रही थी वो नियम से बदलनी शुरू हो जाए, 45-50 के आसपास की जो महिलाएं जिनके मीनोपॉज हो गया है उसके बाद दोबारा से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, ये सब चीज़ें होती हैं तो आपको अपना गर्भाशय और ये चीज़ें जा करके किसी ना किसी डॉक्टर से चेक करानी चाहिए। ऐसे ही आपके मल में अगर खून आना शुरू हो जाए, आपकी मल की, या पहले आप 1 बार जाते थे अब आप 4 बार जा रहे हो, या पहले आप 3 बार जाते थे अब 1 बार जाना शुरू हो रहा है, बार बार आपको कब्जी होनी शुरू हो जाए, बार बार आपको दस्त होने शुरू हो जाए, ऐसी कोई भी स्थिति होती है, और साथ में चमड़ी में कहीं भी आपके चमड़ी के रंग में बदलाव होना शुरू हो जाए, तो आप ये मान के चलिए कि कुछ तो गड़बड़ है, और इसे स्वयं अपने घर पे ठीक ना करने की कोशिश करें, जाके दिखाएं, बीमारी का निदान कराएं। हमारा अगला सवाल, आजकल देखा गया है कैंसर ट्रीटमेंट्स में बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं रिलेटेड,
सो कुड यू प्लीज शेड सम लाइट कि क्या हमारी डेवलपमेंट्स हुई है, क्या रिसर्च किया है, ताकि हमारे कुछ पेशेंट्स ने इम्प्रूव तो किया ही होगा, तो आप बताएंगे व्यूअर्स को। सो अगर हम सिर से पैर तक के कैंसर्स में देखें तो अगर हम ओरल कैंसर्स की बात करें यानी मुंह और जीभ के कैंसर्स में, तो पहले एक समय हुआ करता था कि डिफॉर्मिटी बहुत आती थी, जबड़ा हट गया, ज़बान आधी चली गई, मरीज बोल नहीं पा रहा, ढंग से खा नहीं पा रहा, चबाने में दिक्कत है। तो अब क्या है, फ्री फ्लैप्स का ज़माना आ गया कि अब हड्डी के बदले आप पैर से हड्डी लेके लगा देते हो। ज़बान आधी कटी तो हाथ से आप चमड़ी लेकर के माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी होती है, उससे नई ज़बान बन जाती है। तो ये नए एडवांसमेंट आए हैं। अब जैसे आपका गले का कैंसर है, उसमें रेडिएशन इतनी इफेक्टिव हो गई है कि स्टेज 1, 2, 3 के पेशेंट्स इंटायरली रेडिएशन से ठीक हो जाते हैं बिना कोई सर्जिकल इंटरवेंशन के, और मरीज अपनी आवाज़ बचा पाता है। स्तन के कैंसर की बात करें तो एक समय था कि स्तन के कैंसर की हम सर्वाइवल 5 साल की गिनते थे, पर इतने एडवांसेस आ गए, चाहे वो कीमोथेरेपी की बात करें चाहे सर्जिकल एडवांसेस आ गए, कि एक तो उम्र बढ़ गई, प्लस पेशेंट की जो रिकंस्ट्रक्शन है वो इतनी अच्छी हो गई कि आज की डेट में एक स्त्री को अपना स्तन लूज नहीं करना पड़ता है कैंसर होने के बाद भी, क्योंकि ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हो जाती है। साथ में पहले एक समय पे एक्जिला में गांठें पूरी निकाल दी जाती थी, हाथों में सूजन आ जाती थी। अब ये हो गया कि आप डाई डालिए, जो गांठ ले रही निकाल डाई उठा रही है उसे आप जांच के लिए भेजिए, अगर पॉजिटिव है तो करिए, पॉजिटिव नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो वो कॉम्प्लिकेशंस चले गए पेशेंट्स के पूरे। पेट छाती में इतना एडवांसमेंट हो गया कि दूरबीन से अब ऑपरेशन हो जा रहा है। पहले खाने की नली का ऑपरेशन करते थे, छाती खुलती थी पूरी, अब 3 छेद होते हैं, उन 3 छेदों से दूरबीन जाती है, उस दूरबीन से पूरा ऑपरेशन हो जाता है। मरीज को ना पोस्ट ऑप पीरियड में तकलीफ सांस की ना कुछ, सब चीज़ें इतनी बढ़िया हो गई हैं मिनिमल एक्सेस सर्जरी आने के बाद। और उसके आगे आगे ये रोबोटिक। अब क्या होता है कि रोबोटिक सर्जरी के बारे में लोगों को लगता है कि रोबोट सर्जरी करता होगा, तो सर्जरी रोबोट नहीं करता, सर्जन कंसोल में बैठता है, जो आर्म्स हैं वो रोबोट के अंदर जाते हैं मरीज के छोटे छोटे छेदों से, और सर्जन वहाँ बैठ कर कंसोल से उस आर्म्स को डायरेक्ट करता है। अब फ़ायदा क्या है, क्योंकि थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है सर्जरी, तो मरीज सोचता है कि क्या फ़ायदा। फ़ायदा ये है कि विजन इतना अच्छा है कि आप एक तो कोई मेजर ऑर्गन की इंजरी नहीं करोगे, प्रिसाइज होता है, तो बहुत प्रिसाइज होता है, प्लस साथ में जो उसकी एक्यूरेसी है वो कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आपके हाथ में ट्रेमर्स आ सकते हैं सर्जन के, लेकिन रोबोट के हाथ में ट्रेमर्स नहीं आएंगे, वो सारे ट्रेमर्स वगैरह को दूर कर देता है। इसके बाद अब जैसे कैंसर हैं, पेट के कैंसर्स थे, अगर वो पेट के अंदर फैले हुए होते तो पहले हम ये मानते थे कि ठीक नहीं हो सकते। आज की डेट में अब उनके लिए ट्रीटमेंट आ गया है, पाइपेक आ गया है, हाईपेक आ गया है, कि पेट के अंदर आप अगर बहुत ज़्यादा फैला हुआ कैंसर है, आप एक नीडल से एक आप लेप्रोस्कोपिकली एक छेद बनाते हो, उसमें नीडल के थ्रू आप उसके अंदर गैसियस फॉर्म में कीमोथेरेपी डालते हो, तो बीमारी छोटी हो जाती है। कई बार ऐसे पेशेंट ऑपरेट होते हैं और उसके बाद लंबी ज़िंदगी जीते हैं। दूसरी चीज़ आ गई हाईपेक। इसमें क्या करते हैं कि पूरी पेट के अंदर जितनी बीमारी है उसको निकालते हैं, फिर अंदर गर्म करके कीमोथेरेपी 90 मिनट के लिए घुमाते हैं। इन चीज़ों से जो बीमारी पहले 6 महीने का टाइम नहीं देती थी मरीज को, आज वो मरीज कई मरीज 10 साल तक सर्वाइव कर रहे हैं। फिर कीमोथेरेपी में आगे इम्यूनोथेरेपी, जिनकी वजह से पेशेंट का कुछ बीमारियों का ट्रीटमेंट, जैसे लंग कैंसर है, इनका ट्रीटमेंट वगैरह इतना अच्छा हो गया है कि जो लंग कैंसर ये माना जाता था कि मुश्किल ही बचेगा पेशेंट, आज की डेट में 5-5, 7-7 साल मरीज आराम से सर्वाइव कर रहा है। तो ये बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, प्लस साथ साथ में दवाइयों के एडवांसमेंट है, जिसकी वजह से कैंसर का ट्रीटमेंट अब पहले से बहुत बेहतर हो गया। So Dr. Piyush, let's talk about early detection and recovery. कहते हैं कि early detection is early recovery, right? और आजकल हमें ये नहीं पता कि स्क्रीनिंग से क्या इम्पैक्ट होता है, और हमारे पास कितनी स्क्रीनिंग्स अवेलेबल है। हम सिम्टम्स तो हमने जान लिए, बट हमें ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर कुछ टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में और हमें सिम्टम्स फील होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वो है, सवाल है जो कि मरीजों को पता होना चाहिए, जो कि आई थिंक भारत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को अवेयर होने की। स्क्रीनिंग टेस्ट वो टेस्ट है कि बीमारी का कोई सिम्टम आपको नहीं आ रहा है, बीमारी पैल्पेबल नहीं है, दिख नहीं रही है, और हम ऐसा टेस्ट करें जिससे कि बीमारी बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ में आए। फ़ायदा क्या है, क्यों हम अर्ली स्टेज में पकड़ना चाहते हैं? हमारे और वेस्टर्न कल्चर में डिफरेंस यही है। हमारे यहाँ मरीज स्टेज 3 स्टेज 4 में आता है, वेस्टर्न कल्चर में जो मरीज आता है यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका में, वो स्टेज 1 स्टेज 2 में ज़्यादा आता है। अब स्टेज 1 स्टेज 2 में आने का फ़ायदा क्या होता है? अगर स्टेज 1 स्टेज 2 में पकड़ में आता है तो नियरिंग 100% सर्वाइवल है पेशेंट की, जबकि स्टेज 3 स्टेज 4 में जाते हैं तो सर्वाइवल ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। स्क्रीनिंग हमारे लिए जो सबसे कॉमन स्क्रीनिंग आज की डेट में अवेलेबल है, जो हम यूज़ भी कर रहे हैं रेगुलरली, वो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। 40 के ऊपर की महिलाएं साल में एक बार अगर अपनी मेमोग्राफी कराती हैं तो उससे बहुत अच्छा ये रहता है कि बहुत ही कोई छोटा सेंटीमीटर या मिलीमीटर साइज के दाने पकड़ में आ जाते हैं। और उस स्टेज में मान के चलिए कि ना तो आपको स्तन लूज करना पड़ेगा,
70 केसेस में मरीज का सर्वाइवल नियरिंग 100% रहता है। Okay. इतना आपको जो है फ़ायदा मिलता है। दूसरी हम स्क्रीनिंग करते हैं लंग कैंसर के लिए। जो लॉन्ग टर्म स्मोकर्स हैं, जिन्होंने बहुत सिगरेट पी हैं, उनके लिए अब लोडो सिटी स्कैन आ गया। Okay. तो जब लोडो सिटी स्कैन करते हैं आप, तो उससे आपको जो है बहुत जल्दी, अब जैसे अपन जिस एरिया में रह रहे हैं, दिल्ली गुड़गांव जैसे एरिया में जहाँ पोल्यूशन बहुत है, इन चीज़ों में ये लोडो सिटी स्कैन बड़ा हेल्प करता है लोगों का लंग कैंसर अर्ली डिटेक्ट करना। और लंग कैंसर में अर्ली डिटेक्शन और लेट डिटेक्शन में ज़मीन आसमान का अंतर है सर्वाइवल में। Okay. तीसरा जो अब करते हैं दैट इज़ कोलोन कैंसर, आंतों का, बड़ी आंतों का कैंसर। इसमें क्या करते हैं, दूरबीन डाल के देखते हैं बड़ी आंत के रास्ते, और 50 साल के बाद के लिए जो है उन्होंने ये प्रिस्क्राइब करी हुई है कि आप 50 ईयर्स के बाद आप कोलोनोस्कोपी कराना शुरू करें, हर 10 साल में एक बार। तो आई थिंक हमें एट सर्टन एज, आफ्टर सर्टन एज हमें ये टेस्ट को करा ही लेना चाहिए। हमारे व्यूअर्स को ये नोट करना बहुत ज़रूरी है। बट ये कितना रेगुलर कराना चाहिए? कोलोनोस्कोपी 10 साल में एक बार है। Okay. हम अगर मेमोग्राफी की बात करते हैं तो साल में एक बार है। साल में एक बार। हाँ, तो ये हर जो है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर के लिए पीएस है, उसकी अपनी अलग सिग्निफिकेंस है। सर्विक्स के लिए पैप्समियर है, वो कब शुरू होगा, कब तक चलेगा, उसकी अपनी अलग सिग्निफिकेंस है। Okay. सो वो हर बीमारी के हिसाब से, अब ये 4-5 कैंसर हैं जिसमें ये पाया गया है कि स्क्रीनिंग करने के अपने फायदे हैं और कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा है। और जो चीज़ें हमारे हाथ में है, क्यों ना हम उनका फ़ायदा उठाएं और समय से पहले ही अपने आप को बचाएं। डॉक्टर पीयूष, एक टेस्ट जो अल्ट्रासाउंड भी होता है, टू माय नॉलेज एज ए फीमेल, कि हम मेमोग्राफी तो कराते हैं, जो अर्लियर पहले प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता था, वो ये कहा जाता था कि 3 साल में एक बार कराइए, और अदरवाइज आप 1 साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड कराना कितना वैलिड है, कितना वैल्यूएबल है? सो देखिए, इसके बहुत फिक्स क्राइटेरिया हैं जी। कि आप मेमोग्राफी जब कराते हो, अगर बहुत डेंस ब्रेस्ट में मेमोग्राफी कराते हो, जी। तो उस कंडीशन में मेमोग्राफी बहुत इफेक्टिव नहीं है। Okay. सो कहते हैं कि जब आपका अगर ब्रेस्ट बहुत डेंस है या आपकी एज बिलो 40 है, देन प्रिफर्ड जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो अल्ट्रासाउंड है। Okay. प्लस साथ में कई बार मेमोग्राफी करते हैं, उन्हें सस्पिशियस कुछ दिखता है रेडियोलॉजिस्ट को, तो साथ में अल्ट्रासाउंड से कोरिलेट करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड की सिग्निफिकेंस ये है कि बिलो 40 या जिसके बहुत डेंस ब्रेस्ट है, उसमें अल्ट्रासाउंड ही प्रिफर्ड मोडालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ओके, ग्रेट। डॉक्टर पीयूष, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि कैंसर के इलाज में एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत होती है। आप कैंसर को होलिस्टिकली कैसे देखते हैं? नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट मेडिकल ओनली, बट न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, डाइट एंड सो ऑन। कुछ शेड कीजिए लाइट इस पे। सो जैसा कि आपने कहा, कैंसर की एक्चुअली एक हॉलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है। सिर्फ हम डाइट और हम इसको देखें कि डाइट का अपना उसमें एक रोल है कि मेरा जो पेशेंट ऑपरेट होता है या जो पेशेंट कीमोथेरेपी पे होता है, उसकी सर्टेन डाइट है, और हम वी टेक केयर विद द हेल्प ऑफ डाइटिशियन। एक ट्रेन जो डाइटिशियन है ऑन्कोलॉजी में, उसकी मदद से आप उसका न्यूट्रिशनल चार्ट बनाते हो कि किस तरीके से उसे लेना है। पेशेंट ऑल्सो नीड साइकोलॉजिकल हेल्प। सो एट टाइम्स पेशेंट और उनकी फैमिली इतनी परेशान होती है, क्योंकि डायग्नोसिस ऐसी है जिसमें कि आदमी का परेशान होना जायज़ है, क्योंकि हाँ, बहुत कुछ उसका डिपेंड करता है। और दिक्कत ये है कि जहाँ आप डरे वहाँ इलाज लेने में आप एक तो 2 कदम पीछे खिसकोगे, प्लस साथ में आपका इलाज का उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना पॉजिटिव माइंड पे इलाज का इफेक्ट आता है। सो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, प्लस अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं बाय कामिंग देयर माइंड्स या गिविंग देम सम ड्रग्स। थर्ड आता है फिजियोथेरेपी, कि जो पेशेंट्स ऑपरेट होते हैं या जो बेड रिडन पेशेंट है, अगर उनमें मसल वेस्टिंग होती है, प्लस जो मेरे पेशेंट ऑपरेट होते हैं, ब्रेस्ट का पेशेंट ऑपरेट हुआ, उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। एंड अबव दैट हमारे जितने पेशेंट आते हैं, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को कार्डियक डिजीज़ है, सो इन स्पेशलिटीज़ का ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट इनटू ऑन्कोलॉजी दैट इज़ ऑल्सो वेरी मस्ट, बिकॉज कैंसर एज सच इज़ नॉट अ डिजीज़ ऑफ सिंगल डिपार्टमेंट। अगर आप हमारा ही डिपार्टमेंट देखोगे तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, so many people have to be enrolled in the treatment planning and management of a single patient. And outcome भी जो अच्छे आते हैं वो तभी आते हैं जब ये लोग कंबाइन होकर के एक होलिस्टिक अप्रोच से पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि बहुत सारे कॉमन मिथ्स है और मिसकंसेप्शंस है कैंसर को लेके, कि कैंसर से ये हो जाता है, कैंसर बहुत डेडली है, कैंसर रिकवरेबल नहीं है, इस चीज़ से कैंसर होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप कुछ मिथ्स के बारे में बताएंगे? सो सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि कैंसर मतलब डेथ सेंटेंस। सो अगर हम किसी बीमारी को देखें, अगर वो बीमारी उस स्टेज में हमारे पास आए, चाहे आप डेंगू फीवर की बात करें, चाहे हम डायबिटीज़ की बात करें, चाहे हम हाइपरटेंशन की बात करें, अगर बीमारी हमारे पास उस स्टेज में आ रही है जहाँ वो ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो वो हर बीमारी जानलेवा है आपके लिए, चाहे वो कैंसर हो। अब यही कैंसर अगर हमारे पास स्टेज 1 या स्टेज 2 में आता है,
तो कैंसर इंटायरली ट्रीटेबल है। और पेशेंट हमने वो देखे हुए हैं जो ताउम्र अपनी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं डिस्पाइट कि उन्होंने कभी कैंसर को बीट किया है किसी अर्ली एज में। सो ये इंटायरली गलत नोशन है। नोशन ये इसलिए पाला गया कि इंडिया में यूजुअली आता ही एडवांस स्टेज में है, तो हम वो जो देखते हैं वही नोशन पाल लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा डर रहता है बायोप्सी का या सर्जरी का। एक ये बड़ा प्रचलन है, बोला जाता है कि कैंसर को छेड़ा तो वो फैल जाएगा। सो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप किसी भी चीज़ की डायग्नोसिस तभी बना सकते हो जब तक कि आप वो निकाल के टुकड़ा जब तक हम भेजेंगे नहीं, हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि कैंसर है या नहीं है तो किस प्रकार का है। अगर हमें प्रकार और है ये दो चीज़ें पता चलेंगी तभी हम इलाज कर पाएंगे। तीसरा, सर्जरी जहाँ ज़रूरी है सर्जरी, तो हम आपको सर्जरी तभी एडवाइस करते हैं जहाँ ज़रूरी है, जहाँ की लोकल कंट्रोल ऑफ डिजीज़। अब यहाँ पे कोई घाव है, हमें लोकल कंट्रोल ऑफ डिजीज़ लेना है, तभी हम सर्जरी के लिए आपको बोल रहे हैं। अदरवाइज हम सर्जरी को, अगर आपको मैंडेटरी नहीं है तो वैसे भी सर्जन आपको एडवाइस नहीं करेगा। अब कुछ कारण है जो लोग कहते हैं कि भाई जैसे सेलफोन का यूज़ हो गया, एंटी पर्स्पिरेंट का, डिओड्रेंट्स का यूज़ हो गया। सो अभी तक जितनी ट्रायल्स हुई हैं, जितनी स्टडीज़ हुई हैं, किसी में ये पाया नहीं गया है कि ये कोई भी तरीके का कैंसर कॉज करते हैं। एक बड़ा फीमेल्स में डर है मेमोग्राफी की। हम जब बात करते हैं स्क्रीनिंग की कि मेमोग्राफी से कैंसर हो जाता है, सो मेमोग्राफी में जो डोज आपकी रेडिएशन की आती है वो इतनी कम है कि जो आपकी रिकमेंडेड डोज है, जो हमको रिकमेंडेड है कि हम इतनी रेडिएशन की डोज अगर हम लेते हैं उससे हमको कैंसर नहीं होगा, उससे बहुत 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 कम है, इवन लो डोज सीटी स्कैन की। ठीक है ना। तो ये बड़े कॉमन से भ्रम है। ऐसे कीमोथेरेपी के लिए भ्रम है कि कीमोथेरेपी लेंगे पता नहीं क्या जहर है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके आसपास संसाधन है, आपके आसपास पेड़ पौधे हैं, फूल पत्तियाँ, उन्हीं से एक्सट्रैक्ट होती हैं, ये चीज़ें बनती हैं। प्लस ये डोज एडजस्टेड है। आपकी बॉडी का जो सरफेस एरिया है, आपकी हाइट वेट लिया जाएगा सरफेस एरिया के हिसाब से, जो सेफ ड्रग है आपको वही दी जाएगी। साइड इफेक्ट यस होते हैं, पर कोई भी साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है जो परमानेंट है। ग्रेट। आप जैसे बता रहे थे, मैंने सुना कि कीमोथेरेपी में भी आज बहुत एडवांस्ड हमारी जो है चीज़ें आ चुकी हैं। हम जो क्योर करते हैं, पहले एक होता था कि चलो कीमो करा रहे हैं तो एक फेयर आ जाता था कि कीमोथेरेपी, अरे बाल हो जाएंगे, नेल्स गायब हो जाएंगे, ब्ला ब्ला। तो आज जो आप बता रहे हो कि प्लांट बेस्ड मेडिसिन भी आ रहे हैं, तो रिसर्च ने आई थिंक बहुत ग्रोथ की है इसको लेके। तो आप फ्यूचर ऑफ कैंसर को कहाँ देखते हैं? सो एक होती है विशफुल थिंकिंग, एक होती है कि क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो माय विशफुल थिंकिंग फॉर एवरी पेशेंट ऑफ कैंसर इज दैट ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ट्रीटमेंट ऐसा आ जाए या इरेडिकेट हो जाए डिजीज़। बट हाँ, जिस तरीके का फ्यूचर दिख रहा है अभी करंट उसमें, जिन स्ट्राइड्स पे हम चल रहे हैं, पूरी संभावना है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके की ट्रायल्स एंड स्टडीज़ चल रही हैं, आने वाले समय में हमारे पास दवाइयाँ भी होंगी, हमारे पास पूरा पूर्णतया कैंसर का इलाज करने की संभावना बनेगी। सो मेरी तो यही वो है प्रभु से इच्छा, कि प्रार्थना भी उनसे यही है कि जो है ऐसा कुछ आ जाए ताकि जो है ये भय जो व्याप्त है समाज के अंदर कैंसर का, इसको हम दूर कर सकें। वंडरफुल टू नो। डॉक्टर पीयूष, सिंस वी आर लाइव एंड व्यूअर्स आर वाचिंग अस, आप कोई अपनी एक्सपर्टीज का कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई गाइडलाइंस या कोई टिप्स देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? सो एक ही मेरा टिप है जो मैं हर मरीज को समझाता हूँ, उनके घर वालों को समझाता हूँ, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लग रही है सही नहीं है, कोई भी ऐसी आदत जो आपकी बदल गई है, शरीर में कोई भी बदलाव है, उसे इग्नोर नहीं करें, उसे खुद ट्रीट करने की कोशिश ना करें, एक्सपर्ट्स के पास जाएं। जैसे हमारे घर में अगर कोई प्लम्बिंग का इशू है तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं, हम खुद नहीं लग जाते उस पर। ऐसे ही आपकी बॉडी एक टेम्पल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप हो तो सब कुछ है। सो अगर उसमें कोई भी आपको बदलाव लगता है, आपको लगता है कहीं कोई समस्या है, आप अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं, उस चीज़ का निदान पाएं। उस चीज़ का निदान नहीं निकल रहा है तो फिर आप उसके लिए आगे बढ़ें, पर खुद ट्रीटमेंट करने की या उसे इग्नोर करने की कोशिश ना करें। क्योंकि आज के युग में जब कैंसर जिस तरीके से बढ़ रहा है कि WHO ने चिंता जाहिर करी है इसके ऊपर, उसमें आप जब तक कि प्रूव ना हो जाए कि आपका जो बदलाव है वो कैंसर नहीं है, तब तक आप उस चीज़ के पीछे पड़े रहें, उसे आप छोड़ें नहीं और दिखाते रहें डॉक्टर को। सो व्यूअर्स, डॉक्टर पीयूष के माध्यम से हमने जाना कि कैंसर जितनी गंभीर बीमारी हम सोच रहे हैं उतनी गंभीर नहीं है। डॉक्टर पीयूष ने बताया कि लेटेस्ट रिसर्च में बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी हमारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे इलाज संभव है। पर बशर्ते उन्होंने ये भी बताया है कि टाइमली अगर आप सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, टाइमली डॉक्टर से मिलते हैं, रूटीन चेकअप्स कराते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी जी सकते हैं और औरों को भी ज़िंदगी दे सकते हैं।
So viewers, stay informed, stay proactive and take care of your good health. Thank you Dr. Piyush for Thank you. sharing good information and knowledge with us. Thank you viewers.